नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ऑल में। हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति टॉपिक के अंतर्गत आज इसका आखिरी वीडियो होगा। और इस आखिरी वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत कुछ अन्य शक्तियों को देखेंगे। आपातकालीन शक्तियाँ तो मैं पिछले 2 वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आज हम लोग राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और राष्ट्रपति का जो वीटो पावर होता है, वीटो शक्तियाँ होती है, उसको देखेंगे। इसके अंतर्गत कई अनुच्छेद है। यहाँ पर जो भी अनुच्छेद आपको दिख रहा है, इन सारे अनुच्छेदों को भी पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो की। तो सबसे पहले हम लोग विधायी शक्तियों को देखते हैं। तो विधायी शक्तियाँ के अंतर्गत कई अनुच्छेद है, जिसमें कि पहला है अनुच्छेद 85। तो अनुच्छेद 85 में क्या है? तो अनुच्छेद 85 जो है राष्ट्रपति को 3 तरह की शक्तियां देता है। पहला, संसद सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना तथा लोकसभा विघटन करने की शक्ति। ठीक है, आपको याद रखना है अनुच्छेद 85 में कितनी तरह की बातें हैं? तो 3 तरह की बातें हैं। ठीक है, इसमें पहला क्या हो गया? संसद सत्र को बुलाना, है ना। संसद में 3 तरह के सत्र होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब लोकसभा राज्यसभा सब पढ़ना होगा उसमें। तो वो जो सत्र होता है, उस सत्र को बुलाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद सत्रावसान करना। सत्रावसान मतलब इस संसद के सत्र की शुरुआत करना। ठीक है, पहले बुलाते हैं फिर उसकी शुरुआत करते हैं। ये 2 समझ गए। और तीसरा, लोकसभा का विघटन करना, है ना। अब सभी जानते हैं कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और लोकसभा जो है अस्थायी सदन है। तो राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता। किसका विघटन होता है? तो केवल लोकसभा का विघटन होता है। तो लोकसभा का जो विघटन करने की शक्ति है किसको है? राष्ट्रपति को। और ये कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 85 समझ गए। ये सब आपको याद करना पड़ेगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये वीडियो से बहुत सारा सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये अनुच्छेद सब बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आप याद कीजिएगा। ज़्यादा इसमें समझना कुछ नहीं है, लेकिन याद बहुत करना है। अब है अनुच्छेद 86। ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि राष्ट्रपति एक या दोनों सदनों में अभिभाषण करते हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति एक या दोनों सदन मतलब लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों में क्या करते हैं? अभिभाषण करते हैं, अपना भाषण देते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये अनुच्छेद 86 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 87। ये क्या कहता है? तो अनुच्छेद 87 कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद नवगठित लोकसभा तथा प्रत्येक वर्ष लोकसभा की पहली बैठक में अभिभाषण करता है। देखिए, दोनों सदन में अभिभाषण या एक सदन में अभिभाषण अनुच्छेद 86 में है। 87 थोड़ा इसी की और गहराई में लेकर जाता है। 87 कहता है कि चुनाव खत्म हुआ, जैसे कि 2024 में चुनाव हुआ था। तो चुनाव जब समाप्त होता है तो नई लोकसभा का गठन होता है, उसी को बोलते हैं नवगठित लोकसभा। तो जो नवगठित लोकसभा है उसमें अभिभाषण करता है। जैसे अभी मोदी जी सरकार बनाए तो पहली बार जो उसकी बैठक हुई होगी लोकसभा की, उसमें अभिभाषण किए होंगे। इसके साथ साथ प्रत्येक वर्ष, है ना, जैसे 2025 अभी शुरू हुआ तो इसमें लोकसभा की जो पहली बैठक हुई होगी उसमें भी राष्ट्रपति अभिभाषण किए होंगे। और ये बात कौन सा अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 87 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब अनुच्छेद 99 की बात करते हैं। अनुच्छेद 99 क्या कहता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें कहता है कि लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर करता है। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है ना। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगर राष्ट्रपति नहीं करना चाहे तो वो किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करते हैं उसको प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर। तो एग्जाम में किस तरह से सवाल आएगा? सवाल आएगा कि लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन में रहेगा राष्ट्रपति, प्रोटेम स्पीकर, उपर्युक्त दोनों, प्रधानमंत्री। तो आप क्या बताएंगे? उपर्युक्त दोनों, राष्ट्रपति करते हैं और प्रोटेम स्पीकर करते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है?
तो प्रोटेम स्पीकर जो होता है उसको नामित किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये हो गया अनुच्छेद 99। अब अनुच्छेद 108, ये तो महाभिव्यायी है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है अनुच्छेद 108 से। तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है। कभी कभी संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, राज्यसभा लोकसभा दोनों को एक साथ बैठक बुलाई जाती है, इसी को संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं। तो ये बुलाता कौन है दोनों सदनों का संयुक्त बैठक? तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं, और ये जो शक्ति है राष्ट्रपति को, ये अनुच्छेद 108 प्रदान करता है। तो आपको याद हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, मैंने आपको पढ़ाया है, कमेंट कीजिए वीडियो को पॉज करके कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है किस देश के संविधान से लिया गया है। कमेंट कीजिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस देश के संविधान से लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य अनुच्छेदों को देखते हैं। देखिए अगला अनुच्छेद है 111। ये क्या कहता है? ये कहता है कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बाद अधिवेशन बनते हैं। सॉरी, अधिवेशन नहीं, यहाँ अधिनियम होना चाहिए था, अधिनियम बनते हैं, अधिनियम, इसे की इंग्लिश में एक्ट बोलते हैं। ठीक है, आप सभी जानते होंगे कि पहले जो है कोई भी विधेयक जो है वह लोकसभा में पेश किया जाता है। मैं शुरू से आपको समझाता हूँ। देखिए, कोई भी जो विधि बनता है, कानून बनता है, उसका पहला प्रोसेस है कि उसका ड्राफ्ट तैयार करना। क्या तैयार करना? ड्राफ्ट। उसको एक डॉक्यूमेंट पर लिख के उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है कि ये कानून बनेगा कैसे। तो सबसे पहला प्रोसेस हो गया ड्राफ्ट बनना। फिर उस ड्राफ्ट को संसद के सदन में पेश किया जाता है, तो उसको ड्राफ्ट करना हो जाता है बिल, जिसे कि हिंदी में विधेयक बोलते हैं। ठीक है, और फिर वो विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में जब पारित हो जाता है तब अंतिम रूप से कहा जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर करते हैं, और सिग्नेचर करने के बाद वह कानून बन जाता है, विधि बन जाता है। ठीक है, तो उसी विधि को हम लोग अधिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिनियम, अंग्रेजी में एक्ट। ठीक है, तो इसका प्रोसेस हो गया DBA, D फॉर ड्राफ्ट, B फॉर बिल और A फॉर एक्ट। सबसे पहले ड्राफ्ट बनता है, फिर वो सदन में पेश हुआ तो उसी का नाम हो गया बिल, और जब लोकसभा राज्यसभा पारित करके राष्ट्रपति के यहाँ भेजा और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर दिए तो क्या हो गया? एक्ट बन गया। ठीक है, तो अंतिम प्रोसेस क्या है? राष्ट्रपति का सिग्नेचर। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो सिग्नेचर करते हैं उसके बाद ही वो क्या बनता है? अधिनियम बनता है, एक्ट बनता है। तो किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो 111। इसका ट्रिक भी आप बना सकते हैं कि सबसे पहले लोकसभा में पारित हुआ, फिर उसको राज्यसभा पारित किया, और अंत में राष्ट्रपति साइन करते हैं। ठीक है, तो 111, तो 111 हो गया ना। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा कि 111 अनुच्छेद जो है ये बताता है कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद कोई भी विधेयक जो है क्या बनता है? एक्ट बनता है, अधिनियम बनता है। स्पष्ट हो गया होगा। अब है अनुच्छेद 80 के 3। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 12 लोगों को राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति अपना मन से चुनते हैं। किनको चुनते हैं? तो जो मतलब समाज सेवा, विज्ञान, ये सब चीज़ों में उत्कृष्ट रहते हैं, कला में उत्कृष्ट रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है राष्ट्रपति जो है उन तरह के व्यक्तियों को क्या करते हैं? राज्यसभा में चुनते हैं। अधिकतम कितने? 12 को चुन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये 80 का 3 अनुच्छेद में ये बात लिखा हुआ है। फिर एक अनुच्छेद है 331। तो 331 तो अब समझिए कि निरस्त हो गया है। इसमें था कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते थे, है ना। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन हो सकता है आप नहीं समझ पा रहे हो, मैं बता रहा हूँ। एंग्लो इंडियन का मतलब ये होता है कि आप जानते हैं कि यूरोपीय कंट्री से बहुत सारी कंपनी आई थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो सब में से बहुत सारे ऐसे पुरुष थे जो भारत की महिलाओं से शादी कर लिए थे। तो उनसे जो बच्चा पैदा हुआ उनको, उसी को कहा गया एंग्लो इंडियन। समझ गए? मतलब जो भी कंपनियां आई, विदेशी कंपनी, पुर्तगाली, फ्रेंच, अंग्रेज, डैनिश, स्वीडिश,
ये सारी कंपनियों में से बहुत सारे लोग थे जो भारत में ही शादी कर लिए, भारतीय महिलाओं से शादी कर ली। तो उनसे जो बच्चा पैदा हुआ उनको, उसी को क्या कहा गया, एंग्लो इंडियन कहा गया। तो पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। इसको 104वां संविधान संशोधन से, ये मतलब आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो 104वां संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया है। तो ये संविधान संशोधन पूछता है अब एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 331 में जो शक्ति थी राष्ट्रपति को, उसको खत्म कर दी गई है। अब 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नहीं चुना जाता है, ठीक है। और एक है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 मैंने पहले भी आपको बताया है ना। तो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, मैंने बताया था आपको कि अगर संसद का कोई सदन नहीं चल रहा है, ठीक है, और कि कोई कानून बनाना है, तो राष्ट्रपति को शक्ति है कि वो अपना आदेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, और वही कानून बन जाता है, विधि बन जाती है। तो एक जो शक्ति है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 देता है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि राज्यपाल का जो अध्यादेश है वो किस अनुच्छेद में है, और साथ ही साथ ये भी कमेंट करके बताना है कि उपराज्यपाल भी अध्यादेश जारी करते हैं, है ना। राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं और केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल करते हैं। तो ये जो दोनों बात लिखी हुई है, राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति और उपराज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति, किस अनुच्छेद में है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। चलिए, तो ये हमने देखा विधायी शक्ति। अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ जो है, आपको याद रखना है, अनुच्छेद 72 देता है ना। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ कौन सा अनुच्छेद देता है, अनुच्छेद 72। और जो अनुच्छेद 72 है, ये 5 तरह की मतलब न्यायिक शक्तियाँ देता है। मतलब कोई सजा है तो उसको कम करना, पूरा माफ़ कर देना, सजा के नेचर में परिवर्तन कर देना। तो ये 5 तरह का जो है चेंजिंग का अधिकार देता है राष्ट्रपति को। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 72। तो इसको समझिए। पहला है पार्डन। पार्डन का मतलब क्षमा करना, ये सब लिख लीजिएगा इस तरह से आप। तो जैसे किसी को मृत्यु दंड मान लीजिए मिला हुआ है ना, मृत्यु दंड का कोई भी प्रोसेस हो सकता है, जैसे गोली मार के भी हो सकता है, किसी और वजह से हो सकता है, या फिर फांसी है, उम्र कैद है, तो इसको पूर्णतः समाप्त कर सकते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को अधिकार है कि किसी को मृत्यु दंड मिला है, फांसी मिला है, उम्र कैद मिला है, तो इसको पूरा पूरी समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद है रेस्पाइट, यानी कि विराम। इसमें कहता है कि विशेष परिस्थिति में सजा पर रोक लगाना जब व्यक्ति उस वक्त सजा काटने लायक न हो, ठीक है। मतलब सजा पर रोक लग गया। जैसे मान के चलिए कि कोई महिला है और वो गर्भवती है, तो उस टाइम जो है वो कोई अपराध की, तो अब गर्भवती है, उसको बच्चा पैदा होने वाला है, तो सजा नहीं काट सकती उस टाइम। तो उस टाइम जो है राष्ट्रपति को यहाँ अगर वो लिखेगी, आवेदन देगी, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस पर रोक लगा देंगे कि आपका सजा जो है बाद में शुरू होगा, अभी जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक इस पर रोक लगा हुआ रहेगा। तो ये हो गया रेस्पाइट, विराम। आगे है रिमीशन, जिसको कि परिहार कहते हैं। तो परिहार का मतलब है कि प्रकृति बदले बिना किसी की सजा को कम करना, है ना। जैसे कि मान के चलिए कि किसी को 10 साल की सजा हुई है। कितने साल की, 10 साल की। 10 साल के जेल की सजा है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि ये जेल की सजा ही रहेगी, लेकिन इसकी अवधि को कम कर सकते हैं। 8 साल कर सकते हैं, 7 साल कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं परिहार। इस शब्द आपसे पूछेगा, क्षमा करना, विराम, परिहार, इस सब का अर्थ आपको स्पष्ट होना चाहिए, है ना। कॉन्सेप्चुअल बात है ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। तो ये परिहार हो गया, प्रकृति बदले बिना किसी से आप कम करना। आगे है रिप्रीव, इसको हिंदी में प्रविलंबन या निलंबन बोलते हैं। इसमें कहता है कि सजा पर अस्थायी रोक लगाना। सजा पर अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से, कि फिर से सजा को शुरू किया जा सकता है ना। अभी कुछ समय के लिए उस पर रोक लग गया है, फिर बाद में जो है उसकी सजा को लगाया जा सकता है, उसकी सजा की शुरुआत की जा सकती है। तो अस्थायी रूप, ये हो गया प्रविलंबन या निलंबन। निलंबन का मतलब आप समझते हैं, सस्पेंड, है ना। कुछ समय के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, फिर बाद में उसको सजा काटना पड़ेगा। तो ये हो गया रिप्रीव, प्रविलंबन। आगे है कॉमेंट।
इसको क्या बोलते हैं, लघुकरण। इसमें कहता है प्रकृति में बदलाव के साथ सजा कम करना। देखिए यहाँ था परिहार में क्या था कि प्रकृति बदले भी ना, और इसमें है कि प्रकृति में बदलाव के साथ सजा कम करना। तो यही परिहार और लघुकरण में अंतर हो गया। ठीक है, प्रकृति में बदलाव, जैसे मान के चलिए कि किसी को इस तरह की सजा दी गई है कि उम्र कैद की, मान लीजिए कि सजा दी गई है उसको। ठीक है, तो उम्र कैद की सजा है और इसके साथ साथ इसको जो है 10 लाख का जुर्माना मान लीजिए है, 10 लाख का जुर्माना है। तो इसकी प्रकृति में बदलाव कैसे करेंगे, तो वो मान लीजिए कि 10 लाख का सजा माफ कर दिए, तो प्रकृति में बदलाव हुआ कि नहीं, अब सिर्फ उसको उम्र कैद काटना होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रकृति में अगर बदलाव हो जाए और तब सजा काटने वाली बात हो तो इसको बोलते हैं कौन चीज, कॉमेंट बोलते हैं, लघुकरण बोलते हैं। हमें लगता है कि सब आप समझ गए होंगे, है ना। ये सब सिर्फ एक बार पढ़ लेना है कि क्षमापण का मतलब क्या होता है ना, विराम का मतलब क्या होता है। तो इस तरह से कॉन्सेप्चुअल सवाल कोई भी आएगा तो आप बना पाएंगे। अब आगे बढ़ते, देखिए डीपली पढ़ना बहुत आवश्यक है। अनुच्छेद 72 सबको पता है कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ जो है इसमें दी गई है ना, कि क्षमा दान की शक्ति है राष्ट्रपति की। लेकिन जब पूछ देगा वहीं के प्रविलंबन का मतलब क्या होता है, तो ये सभी लोग नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा डीपली अगर आप पढ़ते हैं तो 2 नंबर आपका बढ़ जाएगा। और जब मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो 1 नंबर से, आधा नंबर से बहुत बार होता है कि आदमी का वो मेरिट में नाम नहीं आता है। मेरा खुद ही ऐसा कई बार हुआ है कि कई बार 0.3 नंबर से मेरिट में नाम नहीं आया, 1 नंबर से नहीं आया, तो ऐसा होता है। तो आपको जो है इसको बढ़िया से पढ़ना है कि ताकि वो 1 नंबर का जो कसर होता है वो खत्म हो सके, 2 नंबर का कसर खत्म हो सके। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, है ना, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो देखिए वीटो 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 3 तरह का। पहला आत्यांतिक वीटो, इसको की बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा निलंबनकारी वीटो और तीसरा जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो। तो पहले आत्यांतिक वीटो को समझिए। एक कहता है कि संसद के किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देने से मना कर सकता है। इस वीटो का प्रयोग प्रायः राष्ट्रपति गैर सरकारी विधेयक तथा पुरानी सरकार के विधेयक में करते हैं। इसका मतलब समझिए कि कोई विधेयक मान लीजिए कि आया, ठीक है, और विधेयक आया तो अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि अनुच्छेद 111 क्या कहता है कि जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेंगे तो वो विधेयक जो है अधिनियम नहीं बनेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ऐसी परिस्थिति है कि कोई गैर सरकारी विधेयक है, गैर सरकारी विधेयक मतलब उसको जो सत्ता पक्ष है वो नहीं लाई है। ठीक है, और सपोज कीजिए कि वो पास भी हो गया, लोकसभा राज्यसभा उसको पास कर दिया, विपक्ष उस पर अच्छा तालमेल था, हो गया। ऐसा अक्सर होता नहीं है लेकिन मान लीजिए कि अगर हो जाए, ठीक है, और ये राष्ट्रपति के पास जाए तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है, कहेंगे कि नहीं हम इस पर सहमति सिग्नेचर नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस बात है कि वो अधिनियम नहीं बनेगा। तो कोई गैर सरकारी विधेयक पर राष्ट्रपति कौन सा वीटो प्रयोग कर सकते हैं, आत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। या फिर दूसरा सिचुएशन क्या है, दूसरा सिचुएशन है कि अगर वो विधेयक जो है पुरानी सरकार का है, पुरानी सरकार का विधेयक, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी बीजेपी सत्ता में है, लोकसभा राज्यसभा में कोई विधेयक पास हो गया, अब राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने के लिए गया हुआ है और सरकार गिरी जाए, ठीक है, फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाए, तो ये बीजेपी का जो विधेयक था ये राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना था, तो राष्ट्रपति जो है इस पर सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, है ना, उनका अपना मर्जी, मन होगा तो करेंगे, अगर नहीं मन होगा तो नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे किस वीटो का प्रयोग करके, आत्यांतिक वीटो का प्रयोग करके, ठीक है, क्योंकि सरकार अब बदल गई है, तो उनको अगला जो नया जो मान लीजिए कभी मैंने बताया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर आ गई तो कांग्रेस पार्टी कहेगी कि नहीं करना है आपको, है ना, क्योंकि राष्ट्रपति तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करते हैं। तो इस तरह से उस वीटो पर अगर असहमति प्रदान करते हैं तो उसी को आत्यांतिक वीटो कहा जाता है। तो इसमें सिर्फ 2 बातें हैं, पहला क्या कि अगर गैर सरकारी विधेयक हो तो आत्यांतिक वीटो का प्रयोग हो सकता है,
और अगर पुरानी सरकार का विधेयक है तो भी आत्यांतिक वीटो का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, समझ गए आप। अब बढ़ते हैं निलंबनकारी वीटो पर। तो निलंबनकारी वीटो क्या कहता है, सस्पेंसिव वीटो क्या कहता है? इसमें कहता है कि इस वीटो का प्रयोग कर राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अपवाद धन विधेयक पर राष्ट्रपति इस विधेयक का प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन निलंबनकारी वीटो क्या कहता है कि कोई विधेयक है, लोकसभा राज्यसभा उसको पारित कर दिया है, राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति उसको पढ़ा और पढ़ के वो कहा कि नहीं, इस पर जो है हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इस पर एक बार फिर से हम इसको वापस करते हैं कि लोकसभा राज्यसभा इस पर पुनर्विचार करें, है ना, कि इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, इसको पूरा समाप्त किया जा सकता है। फिर लोकसभा राज्यसभा के पास वो जाएगा, फिर उसको जो है लोकसभा राज्यसभा देखेगी, अगर उसको मन हो कि कुछ संशोधन हो तो संशोधन करेगी, ना मन हो तो खत्म भी कर सकती है या फिर से वो भेज सकती है। लेकिन अगर फिर से आ जाएगा तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे, है ना। तो राष्ट्रपति दोबारा आएगा तो सिग्नेचर करेंगे, लेकिन पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तो कभी भी एग्जाम में सवाल आए कि किस वीटो का प्रयोग कर राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, तो आप क्या बताएंगे, निलंबनकारी वीटो। कौन सा वीटो, निलंबनकारी वीटो। ठीक है, लेकिन यहाँ एक अपवाद है कि अगर धन विधेयक है, कौन सा विधेयक है, धन विधेयक, तो राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, है ना। इस वीटो यहाँ होना चाहिए, इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, कौन सा विधेयक में, धन विधेयक में। अब आप सोचेंगे क्यों, इसका जवाब यह है कि धन विधेयक जो है वो जब पेश किया जाता है सदन में तो राष्ट्रपति की सहमति से पेश किया जाता है। राष्ट्रपति पहले उस पर अपना सहमति देते हैं कि ठीक है आप पेश कीजिए। तो राष्ट्रपति जब पहले ही सहमति दे चुके हैं पेश करने के लिए और बाद में सिग्नेचर करने से मना करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना। पहले ही बस वो कह दिए हैं कि ठीक है आप पेश कीजिए, धन विधेयक पर पूर्व सहमति देते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, ये सवाल पूछता है एग्जाम में कि धन विधेयक को किसके पूर्व सहमति पर सदन में पेश किया जाता है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति के। तो आप समझ गए होंगे कारण, राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि यह अपनी पूर्व सहमति देता है। अब एक बच गया अंतिम, जेबी वीटो। जेबी मतलब पॉकेट, है ना, पॉकेट को जेबी बोलते हैं हम लोग। पॉकेट वीटो क्या कहता है कि इस वीटो के द्वारा राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो सहमति, न ही असहमति और न ही वापस लौटाता है ना। मतलब उस पर राष्ट्रपति कोई सहमति भी नहीं देते हैं, है ना, असहमति भी नहीं देते हैं, न ही वापस करते हैं, पॉकेट में उसको रख लिए, है ना। समझ गए बात। तो इसी को कहते हैं जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या क्या पूछेगा आपसे कि किस वीटो में राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो सहमति देते हैं, न ही असहमति देते हैं, न ही उसको वापस करते हैं। तो ये हो गया आपको पॉकेट वीटो, जेबी वीटो। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इन सारी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर राष्ट्रपति टॉपिक समाप्त होता है। भाग 5 हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग उपराष्ट्रपति के विषय में पढ़ेंगे, है ना। उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ बहुत सारे बातों को सीखेंगे, धीरे धीरे करके भाग 5 को खत्म करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।